हाय, अगर आप अकाउंट्स पढ़ते हैं ऑनलाइन तो आप बर्बाद भी हो सकते हैं। अकाउंट्स पढ़ाने वाले का एक्सपीरियंस बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मेरा नाम है सुनील कुमार और मैं 25 साल से अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं, तो मैं अपने इसी एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आज हम क्लास 12 का जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है पार्टनरशिप। तो सबसे पहले हम लोग पार्टनरशिप करेंगे और पार्टनरशिप में हम सीखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप के बेसिक्स। पार्टनरशिप में आपको सबसे पहली जो चीज सीखनी है वो है पार्टनरशिप की डेफिनेशन। जी दो लोग मिलके चाय की दुकान खोलेंगे तो उसमें डेफिनेशन क्या करेगी जी? तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है, पार्टनरशिप इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्संस who have agreed to share profits and losses of a business which is carried on by all or any of them acting for all। समझ आया? बिल्कुल भी नहीं आया। सर जी क्या बोल गए इतनी जल्दी से? मुझे नहीं आया कुछ भी समझ में। मुझे भी नहीं आया था समझ में। इसलिए डेफिनेशन को समझने से पहले अगर आप उस डेफिनेशन के जो कंटेंट्स हैं, या फिर आप कह सकते हो एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप, अगर आप एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप समझ लेते हो तो फिर आपको डेफिनेशन समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। मैं पहले जिस तरीके से बच्चे को आसानी से समझ में आ सकता है, मैं हमेशा उसी मेथड को फॉलो करता हूं। तो आप पहले एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप को समझ लीजिए, उसके बाद आपको डेफिनेशन बहुत जल्दी से समझ में आएगी। तो बच्चों, सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट है टू और मोर पर्संस, दो या दो से ज्यादा लोगों। आप सोच के देखिए कि पार्टनरशिप क्या अकेले आदमी से हो सकती है? क्या अकेला आदमी ये बोल के कि मैं और मेरी तन्हाई पार्टनरशिप कर रहे हैं? ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो अकेला आदमी बिजनेस करता है उसे हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। तो कम से कम दो लोग हों या दो से ज्यादा। दो से ज्यादा मतलब क्या? कितने भी? कोई तो लिमिट होनी चाहिए। 10, 20, 50, 100, 1000, 1 लाख। तो बिल्कुल इसमें लिमिट है। अगर हम अनलिमिटेड कर देंगे तो कंपनी और पार्टनरशिप में फर्क क्या रह जाएगा? क्योंकि कंपनी में तो बहुत बहुत सारे लोग होते हैं, लाखों लोग शेयर होल्डर्स होते हैं। तो इसीलिए पार्टनरशिप में कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा 50 लोग हो सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन रेज होता है, मिलॉर्ड कौन है ये लोग? कौन है ये लोग जो पार्टनर्स बन सकते हैं? बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि कौन है ये लोग जो पार्टनर्स बन सकते हैं। जानवरों को छोड़ के कोई भी बन सकता है जी पार्टनर। मैं आपसे कहता हूं कि जो लोग पार्टनर्स नहीं बन सकते, बस आप उनको पढ़ लो, बाकी सारे लोग पार्टनर्स बन सकते हैं। ठीक है, आप उन लोगों को स्टडी कर लीजिए जो पार्टनर्स नहीं बन सकते हैं, बाकी सारे पार्टनर्स बन सकते हैं। अब कौन है वो लोग, यानी मिलॉर्ड कौन है वो लोग जो पार्टनर्स नहीं बन सकते? तो पहला पर्सन है माइनर। कोई भी माइनर इंसान पार्टनर नहीं बन सकता है। इंडिया में जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, वो माइनर को कॉन्ट्रैक्ट करने से प्रोहिबिट करता है, मतलब मना करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिस भी इंसान को कॉन्ट्रैक्ट करने से मना करता है वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो पार्टनर भी नहीं बन सकता, क्योंकि जो इंसान कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता वो अग्रीमेंट कैसे साइन करेगा? ठीक है ना। तो लीगली आप उस इंसान को अपना पार्टनर नहीं बना सकते जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो बेसिकली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जो इंसान कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता वही पार्टनर भी नहीं बन सकता। तो पहला इंसान है माइनर। दूसरा इंसान है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि हटेला। तो जो हटेला है वो भी पार्टनर नहीं बन सकता। हटेला मतलब दिमाग से खिसका हुआ। तुम लोग अपन हटेला लोग को इसलिए पार्टनर नहीं बनाता क्योंकि हम लोग को बिजनेस बहुत अच्छा आता है। अब यहां पे मैं थोड़ा सा गहराई में जाता हूं लॉ की। लॉ उस इंसान को भी हटेला कहता है, मतलब अनसाउंड माइंड कहता है, जिसने बहुत ज्यादा पी रखी है। तो कॉन्ट्रैक्ट करते समय अगर किसी इंसान ने बहुत ज्यादा पी रखी है, पानी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी है, तो वो उसको भी अनसाउंड माइंड कहा गया है। ठीक है, तो पहला पर्सन कौन था? माइनर। माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसकी डिटेल में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि माइनर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि कौन पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है, तीसरी कैटेगरी है पर्संस डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। लॉ जिनको मना करता है। कौन है वो लोग जिनको लॉ मना करता है?
लॉ डिस्क्वालीफाई करता है उन लोगों को, जैसे किसी कंट्री के डिप्लोमेट्स जो होते हैं, जैसे चाइना के डिप्लोमेट्स हैं इंडिया के अंदर, या जापान के एम्बेसी में, जो इंडिया के अंदर जापान की एम्बेसी, उसमें जापानीज लोग जो हैं, जो उनके डिप्लोमेट्स हैं, वो इंडिया के अंदर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एक कौन से हो गए, जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं या डिप्लोमेट्स हैं किसी कंट्री के, वो किसी और कंट्री में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो मतलब पार्टनर भी नहीं बन सकते हैं। इसके बाद आता है एलियन एनिमी। जब माइंड में आता है एलियन, तो लोगों को लगता है कि एलियन तो है ही नहीं, ये तो एक सिर्फ कल्पना है, किसी ने नहीं देखे एलियंस, तो ये तो सिर्फ एक इमेजिनेशन है कि शायद एलियन हो सकते हैं। बट यहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एलियन का मतलब ये नहीं है। एलियन एनिमी, पहली बात तो एलियन एनिमी ये एक पूरी लाइन है, पूरा सेंटेंस है, एलियन एनिमी, यानी कि वो लोग जो एनिमी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो अब एनिमी कंट्री कौन सी है? आपके दिमाग में आ रहा होगा पाकिस्तान, चाइना, लेकिन नहीं, हम पाकिस्तान और चाइना को एनिमी कंट्री नहीं कह सकते। आप जानते हैं कि हमारा ट्रेड होता है पाकिस्तान से भी और चाइना से भी, तो वो एनिमी हो ही नहीं सकते जिनके साथ आप ट्रेड करते हो। तो एनिमी कंट्री कौन सी होती है? सिर्फ एनिमी कंट्री उनको कहते हैं जिनकी वॉर चल रही होती है। तो जिस समय पाकिस्तान और इंडिया की वॉर चल रही है, उस टाइम वो एक दूसरे के एनिमी कंट्री हैं। जिस टाइम इंडिया चाइना की वॉर चल रही है, उस टाइम वो दोनों एक दूसरे के एनिमी कंट्री हैं। अदरवाइज वो एनिमी कंट्री नहीं होते हैं। वॉर रुकने के बाद वो एनिमी कंट्री नहीं होते हैं। तो एनिमी कंट्री का कोई भी सिटीजन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि जिस टाइम वॉर चल रही होती है उस टाइम सब कुछ बंद हो जाता है। तो उस टाइम पे आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, अगर करते हो तो वो वैलिड नहीं होगा। तो ऐसे में आप उस इंसान को पार्टनर भी नहीं बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है कन्विक्ट। अब कन्विक्ट कौन पर्सन है? जिसकी कन्विक्शन हो चुकी है, जिसको कोर्ट ने पनिशमेंट दे दी है, जिसको सजा सुना दी गई है। अजी ये क्या बात है जी, पार्टनर नहीं बन सकते, इलेक्शन लड़ सकते हैं, ये कोई गल है? तो ऐसे इंसान को तो जेल में होना चाहिए था। फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब वो इंसान जेल में है तो वो पार्टनर कैसे बन सकता है? एक इंसान जो प्रिजन में है उसके भी कुछ ह्यूमन राइट्स हैं। तो कभी कभी एक प्रिजनर भी पेरोल पे बाहर आता है। आपने सुना होगा संजय दत्त कुछ टाइम के लिए जब उसकी वाइफ बीमार थी तो जेल से बाहर आया था, तो पेरोल पे बोलते हैं उसको बाहर आना। तो कोई भी कन्विक्ट पार्टनर नहीं बन सकता है। सपोज वो जेल से बाहर है, या तो जेल से भागा है या पेरोल पे बाहर है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। हमारा लॉ उसको अलाउ नहीं करता है। इसके बाद बच्चों आता है बैंकरप्ट। अगर कोई इंसान बैंकरप्ट हो चुका है कोर्ट में, तो वो इंसान भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, मतलब पार्टनर नहीं बन सकता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भी इंसान कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है वो पार्टनर भी नहीं बन सकता है। तो कौन कौन नहीं बन सकते हैं, एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहला माइनर नहीं कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए माइनर पार्टनर भी नहीं बन सकता है। दूसरा अनसाउंड माइंड, तो अनसाउंड माइंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए पार्टनर भी नहीं बन सकता है। थर्ड है हमारा डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में कौन कौन आता है? फॉरेन डेलीगेट्स, एलियन एनिमी, कन्विक्टेड और बैंकरप्ट। तो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये पार्टनर भी नहीं बन सकते हैं। तो बच्चों अब हम असेंशियल एलिमेंट्स में एक पहला पॉइंट कर चुके हैं, टू और मोर पर्संस। ठीक है, टू और मोर पर्संस, दो लोग या दो से ज्यादा हो, बट कितने हो? 50। कौन हो सकते हैं ये लोग? तो मैंने आपको बताया बहुत सारे लोग पार्टनर बन सकते हैं, कुछ लोगों को छोड़ के। तो वो 3 टाइप के लोग हमने देख लिए कि कौन पार्टनर नहीं बन सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा खत्म हो जाता है, टू और मोर पर्संस। अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। तो सेकेंड पॉइंट है हमारा अग्रीमेंट, मतलब कि पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि हम तो बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो पार्टनरशिप कर रहे हैं, बट उन्होंने अग्रीमेंट कोई बनाया नहीं, कोई रिटर्न अग्रीमेंट का मतलब यहां पे रिटर्न अग्रीमेंट जरूरी नहीं है। आप अगर ओरली बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपने ओरली कोई एग्रीमेंट कर लिया है आपस में और आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो चला सकते हैं। गवर्नमेंट को तो सिर्फ टैक्स चाहिए। आप गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है कि आपने अग्रीमेंट रिटर्न रखा है या ओरल, गवर्नमेंट को टाइम पे टैक्स चाहिए। तो बच्चों अब तक हमने 2 पॉइंट करे हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा टू और मोर पर्संस, सेकेंड पॉइंट है हमारा
अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट है हमारा बिजनेस मस्ट एग्जिस्ट। बिजनेस एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। कुछ बुक्स में ये पॉइंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक एसेंशियल एलिमेंट है। ये आपकी मर्जी है कि आप इसको लिखो या मत लिखो, लेकिन ये भी एक वैलिड पॉइंट है कि बिजनेस एग्जिस्ट करना चाहिए। कई बार आपने सुना होगा कि फेक कंपनीज बना ली लोगों ने, फेक फर्म्स बना ली हैं। तो फेक फर्म्स ऑन पेपर बन जाती हैं, वो रियल में कोई बिजनेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है। तो इसलिए बिजनेस मस्ट एग्जिस्ट, कोई बिजनेस रन कर रहा होना चाहिए, ठीक है। तो फिर इसके बाद आता है प्रॉफिट शेयरिंग। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग होना बहुत जरूरी है। अगर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है तो फिर वो प्रॉफिट वाला बिजनेस नहीं है। तो जो प्रॉफिट वाला बिजनेस नहीं है तो उसको बिजनेस ही क्यों कह रहे हो भाई? उसको तो हम एनजीओ कहते हैं, ठीक है ना। तो जो बिजनेस प्रॉफिट के लिए नहीं किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं एनजीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और वो भी हमारे सिलेबस में, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसलिए पार्टनरशिप में प्रॉफिट होना जरूरी है, क्योंकि जिन बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होता उन्हें हम बिजनेस ना कह के नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी पढ़ के थोड़ा अजीब सा लगता है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, क्योंकि हमारी डेफिनेशन में भी आता है सेंटेंस, बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो उस बिजनेस को सारे कर रहे हो या उनमें से कोई एक भी बिजनेस को चला सकता है और बाकी आराम से सो रहे हैं या गोलगप्पे खा रहे हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट इसलिए आया है क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर एक्टिव पार्टनर्स हों, ठीक है। कुछ स्लीपिंग पार्टनर्स भी होते हैं। तो स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है? जो पार्टनरशिप में पैसा लगा देता है, प्रॉफिट शेयर करता है, बट वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। तो इसीलिए वाला सेंटेंस आया कि बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सारे चला रहे हो या उनमें से कोई एक भी चला सकता है। दो, अगर 3 है तो 2 चला सकते हैं या 1 चला सकता है। 10 है तो उनमें से 1 चला सकता है, या 3, 4, 5, 6, 7 कोई भी उस बिजनेस को चला सकता है बाकी के बिहाफ पे। तो इसी पॉइंट को म्यूचुअल एजेंसी के नाम से दूसरी बुक्स में लिखा हुआ है, म्यूचुअल एजेंसी। तो म्यूचुअल एजेंसी सेम यही वाला पॉइंट होता है। फिर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इस पॉइंट को म्यूचुअल एजेंसी क्यों कहा गया है। तो जिन लोगों को एजेंसी लॉ के बारे में पता है वो भी समझ लो, और जिनको नहीं पता वो भी समझ लो। एजेंसी क्या होता है कि एक पर्सन के बिहाफ पे जब कोई दूसरा पर्सन काम करता है तो उसको एजेंट कहा जाता है, और जिसके बिहाफ पे वो काम कर रहा है उसको प्रिंसिपल कहा जाता है। तो यदि कोई पर्सन किसी के बिहाफ पे काम कर रहा है तो उसको एजेंट कहा जाता है। तो हम यही तो पढ़ रहे हैं कि कोई एक पार्टनर काम कर सकता है या सारे पार्टनर काम कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको म्यूचुअल एजेंसी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी 3 पार्टनर हैं, तो ए बी और सी के बिहाफ पे काम कर सकता है, या बी ए और सी के बिहाफ पे काम कर सकता है, या सी ए और बी के बिहाफ पे काम कर सकता है। इसीलिए हम इसको म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। इसके बाद आता है सबसे जरूरी पॉइंट, वो है बिजनेस मस्ट बी लॉफुल। बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, कोई गलत काम का बिजनेस नहीं होना चाहिए। जो हमारी कंट्री जिसको प्रोहिबिट करती है उस चीज का बिजनेस वो नहीं होना चाहिए। हमारा देश जिस चीज को मना करता है कानून कि इसको नहीं करना, ये इलीगल है, वो बिजनेस नहीं होना चाहिए। अब आप सोच कर देखिए कि ऊपर वाले सारे पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, 2 और मोर पर्सन्स, लेकिन वो 2 पर्सन कौन है? दाऊद एंड छोटा राजन, ठीक है, 2 डॉन। इसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग भी है, बिजनेस एग्जिस्ट भी करता है, उनके बीच में अग्रीमेंट भी है, ठीक है, सारे पॉइंट्स हैं, बट वो लॉफुल नहीं है, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, ठीक है। पार्टनरशिप होने के लिए जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे होने चाहिए, और लॉफुल वाला अगर हम पॉइंट हटा दें तो बाकी सारे पॉइंट हैं, लेकिन अगर बिजनेस लॉफुल नहीं है तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। ये कहां आ गए इतनी आगे चलते चलते? एक्चुअली हम लोग कर रहे थे डेफिनेशन को समझने के लिए हमने सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप किए।
एसेंशियल एलिमेंट्स किए जिनसे हमें पता चला कि डेफिनेशन में जो वर्ड्स आ रहे हैं वो बेसिकली क्या है। तो अब हम डेफिनेशन पे वापस आते हैं। डेफिनेशन कहती है पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ अ बिजनेस विच इज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जितने भी हमने फीचर्स पढ़े हैं वो इसके अंदर समा गए हैं। कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो कवर नहीं हो पाए हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें कवर हो गई हैं। जैसे पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, रिलेशन और अग्रीमेंट काफी हद तक सेम बात है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। तो दो या दो से ज्यादा, ये भी एक पॉइंट था हमारा, 2 पॉइंट कवर हो गए। ठीक है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस हु हैव अग्रीड, अग्रीड फिर से आ गया एग्रीमेंट, अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट शेयरिंग भी एक पॉइंट था हमारा इसमें। टू हु आर अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस which is carried on by all or any of them acting for all। जो बिजनेस सब चला रहे हो या उनमें से कोई एक चला रहा हो। तो ये पॉइंट आ गया हमारा म्यूचुअल एजेंसी वाला। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने डेफिनेशन स्टार्टिंग में क्यों नहीं कराई आप लोगों को। तो बच्चों, पार्टनर्स के राइट की बात कर लेते हैं। पार्टनर्स के राइट क्या होने चाहिए, एक पार्टनर के क्या राइट होने चाहिए, ये पढ़ने से पहले आप खुद अपने आप सोच के देखिए कि पार्टनर के क्या राइट होने चाहिए। अगर आप किसी बिजनेस में पार्टनर हैं तो आपके क्या राइट होने चाहिए, आपको खुद आंसर आने लगेंगे कि क्या राइट होने चाहिए। देखिए, अगर आप किसी बिजनेस में पार्टनर हैं तो आपके मन में आएगा यार मुझे तो डिसीजन लेने का हक होना चाहिए। बिल्कुल, तो यही पार्टनर का भी एक राइट है कि उसको डिसीजन लेने का हक है। मुझे भी डिसीजन लेने का हक है, मैं भी पार्टनर हूँ 50%। आपके मन में आएगा कि यार मैं तो बुक्स चेक करना चाहिए, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, मुझे बैलेंस शीट देखनी चाहिए, मैं अकाउंट्स का स्टूडेंट हूं। बिल्कुल, तो एक पार्टनर को बुक्स, अकाउंट्स की बुक्स चेक करने का राइट होता है। मुझे तो सारे अकाउंट चेक करने हैं, एक एक हिसाब देखना है, मुझे सारी बुक्स देखनी है, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट सब कुछ। आपको ये भी हक है कि आप प्रॉफिट जो हमने डिसाइड किया था उस उतना प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो प्रॉफिट शेयर करने का भी राइट होता है। मेरा प्रॉफिट किधर है? बराबर के हकदार हैं हम भी, पार्टनर हैं हम, समझ गए? ठीक है, कंसल्ट करने का जो बिजनेस है उसमें आपका मन करेगा कि यार मुझसे भी कंसल्ट करा जाना चाहिए, मैं भी दूसरों से बात करूं कि इस बिजनेस में क्या डिसीजन होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। शार्क टैंक आप लोग देखते ही हैं, तो मन मन में कुछ कुछ आता है आपके। ठीक है, तो आपको भी कंसल्ट करना चाहिए, तो ये भी एक पार्टनर का राइट होता है। इसके अलावा कोई पार्टनर हमारे बिजनेस में आ सकता है या नहीं आ सकता, ये डिसीजन भी आपको लेना है। मतलब अगर आप चाहेंगे तो कोई पार्टनर नहीं आ सकता, तो ये भी आपका हक है, ये भी आपका राइट है। तो एक पार्टनर का ये राइट होता है कि वो किसी पार्टनर को एडमिट होने दे या नहीं होने दे। और मैं भी देखता हूँ तू कैसे एडमिट करता है अपने साले को इस पार्टनरशिप में, हैं? बिना मेरी मर्जी के नहीं हो सकता ये एडमिट। इसके बाद एक पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा भी सकता है। जो पार्टनरशिप डीड में बातें मेंशन्ड हैं उनके हिसाब से वो पहले नोटिस देगा और फिर वो पार्टनरशिप छोड़ने का हक भी है। तो एक पार्टनर को बिजनेस छोड़ने का हक भी है एक नोटिस देने के बाद। अरे मैंने नोटिस दे दिया है, मैं रिटायर हो रहा हूँ भाई, अब मेरे से काम नहीं होता। तो ये थे पार्टनर्स के राइट, जो कि हमारी सबकी लाइफ में ऐसा ही होता है। तो इसके लिए बुक्स मत खोलिए प्लीज, प्लीज इसके लिए बुक मत खोलिए कि पार्टनर्स के राइट्स क्या होते हैं, ये पढ़ने बैठते हैं। आप एक बार दिमाग से सोचेंगे, गहराई से सोचेंगे तो सारे राइट्स आपको याद आ जाएंगे। तो एक बार रीड करना है बस, लेकिन उसको बार बार पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप थोड़ा सा भी दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपको वो याद आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड क्या होती है बच्चों? पार्टनरशिप डीड कुछ भी नहीं होती है, एक डॉक्यूमेंट है भाई, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिस पे आपने सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए हैं, सारे के सारे। मतलब कि कितने पार्टनर्स हैं, उनके नाम क्या हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, कौन सा बिजनेस करेंगे, किस नेचर का बिजनेस होगा, किस पार्टनर के क्या राइट्स होंगे, कोई स्लीपिंग पार्टनर तो नहीं है, बिजनेस का एड्रेस क्या है। हर बात जो आप अपने अग्रीमेंट में लिखना चाहते हो वो लिख डालो एक लीगल डॉक्यूमेंट पे,
वही होता है पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसपे सारे पार्टनर्स की उस बिजनेस के टर्म्स एंड कंडीशंस रिटर्न में होते हैं। अब आप समझ गए कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो बेसिकली ये रिटर्न एग्रीमेंट ही होता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में क्या होगा। मतलब मेरा दोस्त और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपका भी कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, तो आप और आपके बेस्ट फ्रेंड ने पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आपने एक रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं बनवाया। क्यों? क्योंकि जिस फ्रेंड के लिए आप जान दे सकते हो उसके लिए रिटर्न डॉक्यूमेंट की क्या जरूरत है। बोल दिया, हो गया फाइनल। ठीक है, दोनों ने बैठ के डिसीजन लिए थे, बिना पिए होशो हवास में लिए थे डिसीजंस, तो वो उनको याद रहना चाहिए, तो उनको कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं सोचता हूं। तो अब वो बेचारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने कोई अग्रीमेंट नहीं बनाया। फ्यूचर में चल के 5 साल, 10 साल, 20 साल शादी तो होनी है, दोनों की शादी होनी है, और शादी होने के बाद जो पत्नियां आती हैं उनके दिमाग कैसे होते हैं ये आपको पता है। हो सकता है कि बाद में वो बात ना रहे जो पहले बचपन के दोस्ती में थी, बचपन के प्यार में थी। बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रे। ठीक है, तो बचपन के दोस्ती में, बचपन के प्यार में जो बात थी वो अब नहीं रही। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है और झगड़े हो जाते हैं, वो झगड़े कोर्ट पहुंच जाते हैं, तो क्या होगा, क्या होगा कोर्ट में, कोर्ट रूम में क्या होगा। तो ये अच्छे से समझ लीजिए कि जब पार्टनर्स के बीच में रिटर्न अग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो कोर्ट रूम में उनके साथ क्या होगा। बच्चों आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत जल्दी डिसीजन होगा। जज साहब आएंगे, बैठेंगे और पूछेंगे कि भाई तुम में से किसी ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया था। तो अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया था उस फर्म को, तो जज साहब उसको 6% पर एनम पे इंटरेस्ट दिलवा देंगे। उसके बाद बोलेंगे कि प्रॉफिट डिवाइड कर लो इक्वली, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं सुनूंगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा इसके अलावा, और कुछ लिया नहीं जाएगा इसके अलावा। समझ आया मैंने क्या कहा? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। जज साहब आएंगे, बैठेंगे, पूछेंगे कि क्या किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया होगा तो उसका कोई ना कोई तो प्रूफ होगा। तो अगर प्रूफ होगा तो उस लोन पे 6% पर एनम इंटरेस्ट दिलवा दिया जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा प्रॉफिट जो होगा वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा जितने भी पार्टनर्स हैं। ये जज साहब का डिसीजन होगा। इसके अलावा जज साहब हर चीज के लिए नो करके चले जाएंगे। मतलब कि ना किसी पार्टनर को कोई सैलरी मिलेगी, चाहे उनके बीच में अग्रीमेंट था ओरल या नहीं था, चाहे उनके बीच में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके कोई ओरल अग्रीमेंट था या नहीं था, चाहे उनके बीच में बोनस को लेके कोई अग्रीमेंट था या नहीं था ओरल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कोई एग्रीमेंट उनके बीच में था या नहीं था। कुछ भी नहीं मिलेगा किसी पार्टनर को, और ना उनसे कुछ लिया जाएगा। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ किसी पार्टनर के लोन पे उसका सिर्फ 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा उसको, और प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल होगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला। रोते रहें, सर पीटते रहें, फैल जाएं, रोने लगे जज के सामने, बट जज को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि गलती तो आप ही की थी। तब तो बचपन का प्यार था वो, उसके साथ आपने कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं रखा, तो अब तो आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये था एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का ट्रीटमेंट। समझ आया आप लोगों को? अब हम लोग 1 मार्क क्वेश्चंस कर लेते हैं जरा, कि इस पे बेस्ड 1 मार्क क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म एज स्पेसिफाइड बाय द कंपनीज एक्ट 2013 इज। दिमाग में घंटियां बजने लगी कि कंपनीज एक्ट 2013 कहां से आ गया। हम तो पढ़ रहे थे पार्टनरशिप एक्ट 1932,
ये कंपनीज एक्ट कहां से आ गया? बच्चों बेसिकली जब कंपनीज एक्ट 2013 में अमेंडमेंट्स चल रहे थे तो वहीं पर पार्टनरशिप के लिए भी एक छोटा सा रूल चेंज कर दिया गया। वो क्या कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए। तो पहले ये डिसाइड किया गया था कि 100 तक रख सकते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर छोड़ दिया गया कि वो 100 तक रखना चाहें तो रख सकते हैं, उससे कम भी रख सकते हैं। तो बाद में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको 50 कर दिया था, यानी कि 50 पार्टनर्स मैक्सिमम हो सकते हैं। तो इसीलिए आप चॉइसेस में देखोगे 100 भी लिखा होता है। तो जिन बच्चों ने आंसर ढंग से नहीं पढ़े होते हैं, ढंग से पढ़ाई नहीं की होती है, वो 100 पे भी टिक कर देते हैं, क्योंकि उसमें कहा गया था कि 100 तक रख सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन क्या आया कि 50 होने चाहिए मैक्सिमम। तो अब चॉइस देख सकते हैं हम, ए 20 पार्टनर्स, 30, 100 एंड 50। तो आंसर इसका 50 है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बच्चों ध्यान रखो कि जो मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं उनके जो आंसर हैं वो आप पहले स्क्रीन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिख दीजिए कि आंसर क्या है। उसके बाद वीडियो को फिर से प्ले करके देखिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। मुझे उम्मीद है कि सारे आंसर्स बिल्कुल सही होंगे आप लोगों को, लेकिन थोड़ी सी ईमानदार रखिए। आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले कमेंट में आंसर लिख दीजिए, फिर वीडियो को प्ले कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म आर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। एक फर्म के प्रॉफिट्स पार्टनर्स के बीच में कैसे डिवाइड होंगे अगर एब्सेंस है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, साझेदारी संलेख नहीं है, तो किस रेशो में होंगे? चॉइसेस है, इन द रेशो ऑफ कैपिटल, इक्वली, इन द रेशो ऑफ टाइम डिवोटेड फॉर द फर्म्स बिजनेस, और लास्ट है अकॉर्डिंग टू द मैनेजरियल एबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके कमेंट कर दीजिए और उसके बाद प्ले कीजिए। इसका आंसर मैं आपको बोल देता हूं कि इसका आंसर है इक्वली। हमने पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है उसकी, तो कोर्ट में केस जाएगा और जज सिर्फ एक बात बोलेगा कि अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो 6% पर एनम ले लो इंटरेस्ट और प्रॉफिट डिवाइड कर लो इक्वली, और अब मुझे जाने दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ अ पार्टनर इज अलाउड। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस है तो लोन पे कितना इंटरेस्ट होना चाहिए। आप चॉइसेस बोल देता हूं मैं, 8% पर एनम, 6% पर एनम, नो इंटरेस्ट इज अलाउड एंड नन ऑफ दीज। आप वीडियो पॉज करके कमेंट कर दीजिए, उसके बाद चेक कीजिए कि आपका आंसर सही है या गलत। मुझे उम्मीद है कि आंसर आपका सही होगा और आंसर है 6% पर एनम। एक चीज ध्यान रखिएगा कि 6% नहीं, 6% पर एनम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। द रिटन डॉक्यूमेंट containing terms and conditions of a partnership is known as। पार्टनरशिप की कंडीशंस जिस डॉक्यूमेंट पे लिखी होती हैं उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड, नन ऑफ द अबव। पॉज करके जल्दी से कमेंट कर दीजिए और इसका आंसर है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप फर्म इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? चॉइस है, नो इंटरेस्ट, 4% पर एनम, 6% पर एनम, 10% पर एनम। पॉज कर दीजिए, आंसर लिखिए, फिर मैं आपके सामने बोलता हूं कि इसका आंसर क्या है। और इसका आंसर है नो इंटरेस्ट, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि लोन पर 6% पर एनम इंटरेस्ट और प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल। इसके अलावा कानों में उंगली डाल लो, देखना ही नहीं है, सुनना नहीं है, पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा इसके अलावा। नो इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग, नो इंटरेस्ट इन कैपिटल, नो सैलरी, नो बोनस, नो फीस, नो कमीशन, कुछ भी नहीं भाई। सिर्फ 2 बातें याद रखनी है आपको, प्रॉफिट इक्वल डिवाइड होगा और लोन पे, पार्टनर के लोन पे 6% पर एनम इंटरेस्ट। इसके अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी लिखा हो भाई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ एन अग्रीमेंट पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू। अगर अग्रीमेंट की एब्सेंस है तो पार्टनर्स को क्या मिलना चाहिए? सैलरी,
शेयर इन प्रॉफिट एंड कैपिटल रेशियो, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस, कमीशन। ठीक है, पॉज करके आप आंसर लिख दीजिए और फिर चेक करिए कि आपका आंसर सही है या गलत। तो इसका आंसर है कि इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टनर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फ्रॉम, पार्टनर्स को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? फ्रॉम, को वेंचरर्स, को पार्टनर्स, को बिजनेसमैन। ठीक है, तो इसका आंसर है फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप का फीचर नहीं है। फीचर्स हम पढ़ चुके हैं, कौन सा इनमें से फीचर नहीं है? अग्रीमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग, लिमिटेड लायबिलिटी, टू और मोर देन टू पर्संस। ठीक है, अग्रीमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग, लिमिटेड लायबिलिटी, टू और मोर देन टू पर्संस। इनमें से कौन सा जो है वो फीचर पार्टनरशिप का नहीं है? पॉज करके कमेंट कीजिए, उसके बाद चेक कीजिए। तो इसका आंसर बताइए, लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी इसका फीचर नहीं है, क्योंकि अग्रीमेंट हमने पढ़ा था इसका फीचर था, प्रॉफिट शेयरिंग था, टू और मोर पर्संस था, बट लिमिटेड लायबिलिटी इसका फीचर नहीं है। इस पे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पार्टनर्स लायबिलिटी इज जनरली लिमिटेड, लिमिटेड टू कैपिटल, अनलिमिटेड और डिटरमाइंड बाय द पार्टनरशिप एक्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि हम नॉर्मल पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में अभी नहीं पढ़ रहे हैं। अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का कोई क्वेश्चन आता भी है तो स्पेसिफिक सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो वो मैं आपको अलग से बता दूंगा कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी एलएलपी क्या होती है। अभी हम सिंपल नॉर्मल पार्टनरशिप के बारे में पढ़ रहे हैं, जो एलएलपी नहीं है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो पार्टनर्स लायबिलिटी इज जनरली लिमिटेड, लिमिटेड टू कैपिटल, अनलिमिटेड या डिटरमाइंड बाय द पार्टनरशिप एक्ट। पहले कमेंट कर दीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं, और इसका आंसर है अनलिमिटेड। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यह है कि अगर पार्टनर्स ने घपला किया है तो उनके घर के बर्तन भी बेच दिए जाएंगे। इसका मतलब यह है, बहुत सिंपल है कि अगर पार्टनर्स ने गड़बड़ की है और फर्म की प्रॉपर्टी बेच के भी क्रेडिटर्स का पैसा नहीं दे पा रहे हैं, जिनसे लोन लिया उनका पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके घर से भी वसूली की जा सकती है। मतलब उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इज। कैरेक्टरिस्टिक बताना है पार्टनरशिप बिजनेस का। टू और मोर देन टू पर्सन, प्रॉफिट शेयरिंग, अग्रीमेंट अमंग इंडिविजुअल्स, ऑल ऑफ द अबव। तो पॉज करके जल्दी से कमेंट कीजिए, उसके बाद आप देखिए कि इसका आंसर क्या है, और इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड सैलरीज विल बी। जब तक मेंशन नहीं हो सैलरीज, बी गिवन टू ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स को दी जाएगी, बी गिवन टू ओनली टू वर्किंग पार्टनर्स, नॉट बी गिवन, नन ऑफ दीज। ठीक है, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड सैलरीज विल बी, जब तक लिखा नहीं है अग्रीमेंट में तब तक सैलरी दी जाएगी। सैलरी क्या होगा? बी गिवन टू ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स को दी जाएगी, वर्किंग पार्टनर को दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है नॉट बी गिवन, किसी पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ईच पार्टनर हैज अ राइट। हर पार्टनर का राइट है किस चीज का? टू पार्टिसिपेट इन फर्म्स मैनेजमेंट, फर्म के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का, टू शेयर प्रॉफिट इन द फर्म्स प्रॉफिट, फर्म के प्रॉफिट को शेयर करने का, टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने का, ऑल ऑफ द अबव। तो पॉज करके कमेंट कीजिए, उसके बाद चेक कीजिए कि आपका क्या आंसर है। तो आंसर है ऑल ऑफ दीज। मैंने आपको बताया था कि पार्टनर
फर्म में मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, प्रॉफिट का हक है उसका, बुक्स चेक कर सकता है उसका हक है। तो तीनों बातें दे रखी हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। इससे भी ज्यादा बातें होती हैं, इससे भी ज्यादा हक होते हैं उसके, लेकिन यहां पे 3 दे रखे थे, तीनों उसके राइट्स हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। A partner may transfer a part of his share to other person. एक पार्टनर अपना शेयर किसी को दे सकता है, किस कंडीशन पे? बाय द कंसेंट ऑफ वन पार्टनर, किसी दूसरे पार्टनर से पूछ के। अगर 2 से ज्यादा पार्टनर्स हैं तो वो कह रहा है कि दूसरे वाले से पूछ के, ठीक है, सिर्फ एक से पूछकर। आप खुद सोचिए कि आप और 3-4 पार्टनर और हैं और अपना शेयर आप किसी को देना चाहते हो, तो सिर्फ एक से पूछना काफी है। बाय द कंसेंट ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द पार्टनर्स, 50% से ज्यादा पार्टनर्स, मतलब टोटल 6 पार्टनर हैं तो 4 से पूछ लिया, 50% से ज्यादा 4 हो गए ना। बाय द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर से पूछ के। बाय द परमिशन ऑफ कोर्ट, या कोर्ट से परमिशन लेने जाओगे। आप अपने प्रॉफिट का शेयर किसी को देना चाहते हो तो सिर्फ एक पार्टनर से पूछ के काम चल जाएगा, 50% से ज्यादा पार्टनर से पूछ के काम चल जाएगा, सारे पार्टनर से पूछ के काम चलेगा, या कोर्ट से परमिशन लेने जाना पड़ेगा? सोचो, इसका आंसर आप खुद दे सकते हो। सोचो, पॉज करके कमेंट करो, फिर देखो कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है सारे पार्टनर से पूछना पड़ेगा भाई। अपना प्रॉफिट का शेयर किसी को देना चाहते हो, ट्रांसफर करना चाहते हो, तो आपको सारे पार्टनर से पूछना पड़ेगा भाई। नहीं तो हर महीने के एंड में, हर ईयर के एंड में आपका अकाउंटेंट तो जो प्रॉफिट होगा वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा ना, आपके बैंक में। लेकिन आप चाहते हो कि मेरे प्रॉफिट का कुछ पार्ट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो, बाकी सो एंड सो के अकाउंट में हो जाए। तो भाई ये इंस्ट्रक्शन अकाउंटेंट को दे रहे हो आप, बट अकाउंटेंट कहेगा सर बाकी लोगों से पूछ लिया आपने, उसको भी पता है पार्टनरशिप के बारे में, तो बाकी पार्टनर से भी पूछना पड़ेगा, तभी ये काम करवा सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड अ स्लीपिंग पार्टनर हु हैज कंट्रीब्यूटेड 80% ऑफ द टोटल कैपिटल गेट इन द एब्सेंस ऑफ डीड, पार्टनरशिप डीड? एक स्लीपिंग पार्टनर जिसने 80% पैसा लगा दिया बिजनेस में, उसे कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए अगर पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस है? पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस है और उसने 80% पैसा अकेले ने लगाया, लेकिन वो आता नहीं है, स्लीपिंग पार्टनर है, तो उसे कितना मिलना चाहिए? चॉइसेस हैं 80% ऑफ द टोटल प्रॉफिट, 1/8 ऑफ द टोटल प्रॉफिट, इक्वल शेयर एज पर हिज डिमांड, ठीक है। 80% ऑफ द टोटल प्रॉफिट, क्योंकि उसने 80% कैपिटल लगाई है, तो क्या उसे 80% मिलना चाहिए प्रॉफिट का? टोटल प्रॉफिट का 1/8 मिलना चाहिए, इक्वल शेयर मिलना चाहिए, या फिर जो जितना वो मांग रहा है उतना मिलना चाहिए? पॉज कीजिए और आंसर लिखिए कमेंट में, उसके बाद मैं आंसर बोलता हूं। और इसका आंसर है इक्वल शेयर, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो इक्वल शेयर मिलता है। बच्चों अब 1 मार्क क्वेश्चन अगर लिखने पड़ जाएं, क्योंकि सीबीएसई में तो सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आएंगे, लेकिन राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, पंजाब बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड और बहुत सारे बोर्ड्स में सब्जेक्टिव है, तो हम उसके हिसाब से भी 1 मार्क शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो सीबीएसई में पहले आ चुके हैं, और वो क्वेश्चंस बाकी बोर्ड्स में भी आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, डज पार्टनरशिप फर्म हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। जब ये क्वेश्चन पहली बार आया तो बच्चों के दिमाग में आया कि फर्म हैज सेपरेट लीगल एंटिटी, 11th में थ्योरी पढ़ी थी और उस थ्योरी में पढ़ा था हमने कि फर्म और बिजनेसमैन एंड बिजनेस दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने लिख दिया यस कि सेपरेट एंटिटी होते हैं, लेकिन ये सिर्फ अकाउंट्स के रूल्स में है ऐसा, अकाउंट्स के जो लॉ है उनमें ऐसा है, जो हमारी इंडिया के जो कानून है उसमें ऐसा नहीं है कि बिजनेसमैन और बिजनेस को अलग अलग देखा जाए। नहीं तो हर बिजनेसमैन फ्रॉड करेगा और बोलेगा ये फ्रॉड तो मेरी फर्म ने किया है, मैंने अकाउंट्स की बुक में पढ़ा है कि बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस अलग है, तो मेरे बिजनेस को पकड़ो, तो बिजनेस तो कुछ होता ही नहीं है। तो जो लॉ की बुक्स होती हैं, हमारा जो कानून है इंडियन पीनल कोड, उसमें
अलग नहीं माना गया है। तो ये ध्यान रखना कि पार्टनरशिप फॉर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। लीगल अगर वर्ड आ रहा है तो वो इंडिया के लॉ के हिसाब से पूछ रहा है, अकाउंट्स के रूल्स नहीं पूछ रहा वो आपसे, ठीक है। अकाउंट्स के रूल में सेपरेट एंटिटी होती है, वो अकाउंटिंग करने के लिए बस। और लीगल अगर आप देख रहे हो तो लॉ की बात है, तो लॉ के मामले में फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। नहीं तो लोग फ्रॉड करेंगे और बोलेंगे मेरी फर्म को पकड़ो, मैंने थोड़ी किया है, देखो अकाउंट्स की बुक में लिखा है कि मैं अलग हूं और मेरी फर्म अलग है, ठीक है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ 40 पीपल, ये 2016 में आ चुका है। A group of 40 people want to form a partnership firm. They want your advice regarding the maximum number of persons that can be there in partnership firm and name the act under whose provision it is given. मतलब कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं बताना है, और यह भी बताना है ये कौन से एक्ट में गिवन है। तो अगर बच्चों ने ध्यान से नहीं पढ़ा है तो आंसर बच्चे 50 तो लिख देंगे कि मैक्सिमम 50 होते हैं, बट वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 लिख देंगे, जो कि गलत होगा आंसर। ये मेंशन किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड में आ चुका है वो है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, वाई वॉन्ट टू एडमिट हिज सन के इनटू बिजनेस, कैन के बिकम द पार्टनर ऑफ द फर्म, गिव रीजन। अब देखिए सन की एज नहीं बताई गई है, अगर सन बिलो 18 है तो कहानी कुछ और है, और अगर अबव 18 है तो कहानी कुछ और है। तो अब क्योंकि एज नहीं बताई है तो आप आंसर में कैसे लिखेंगे कि इफ द एज ऑफ सन, अगर बेटे की एज 18 से अधिक है तो बाकी सारे पार्टनर्स अगर तैयार होंगे तभी उसको वो एडमिट कर सकते हैं एज अ पार्टनर, लेकिन अगर उसकी उम्र 18 से कम है तो उसको पार्टनर नहीं बना सकते हैं, सिर्फ प्रॉफिट का एक हिस्सा दे सकते हैं। समझ आया आपको? इसके आंसर कंडीशनल आंसर है इसका कि अगर उसके बेटे की उम्र 18 से कम है तो प्रॉफिट का शेयर दे सकते हैं, पार्टनर नहीं बना सकते हैं, और अगर उसकी उम्र 18 से अधिक है तो सारे पार्टनर्स अगर तैयार होंगे तभी उसको पार्टनर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड में आ चुका है, स्टेट द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ रेम्युनरेशन टू अ पार्टनर फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड। तो आपको सीधा लिखना है कि अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है किसी पार्टनर ने सर्विस दी है कि उसको सैलरी मिलनी चाहिए, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो उसको सैलरी मिलेगी, और ऐसा अगर डीड में नहीं लिखा है तो उसको नहीं मिलेगी। हमने पढ़ ही लिया है कि अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होती है तो हम कुछ भी नहीं देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन और इक्वल प्रॉफिट के अलावा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कैन अ पार्टनर बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम शेयरिंग लॉसेज इन अ फर्म? क्या एक पार्टनर लॉस लेने से मना कर सकता है कि मैं लॉस नहीं लूंगा? सोचिए अब जरा। इफ यस, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस? अगर ऐसा है तो कब ऐसा हो सकता है? देखिए, कोई पार्टनर लॉस लेने से मना कर सकता है। आपने सुना होगा कि विराट कोहली, धोनी और सचिन तेंदुलकर, कपिल देव बहुत सारी फर्म्स में पार्टनर हैं। तो आपको लगता नहीं होगा कि इनको तो वो बिजनेस आता नहीं है, पार्टनर क्यों बन गए, इन्होंने रिस्क क्यों लिया? बेटा उन्होंने रिस्क नहीं लिया, उन्होंने ये क्लॉज लगा दिया होगा कि भाई लॉस होगा तो मैं नहीं बेयर करूंगा, प्रॉफिट होगा तो मैं ले लूंगा। तो अगर लड्डू मिलेंगे तो खा लूंगा लेकिन थप्पड़ नहीं खाऊंगा, तो ये कंडीशन पार्टनर लगा सकता है। तो ये बात अग्रीमेंट में, पार्टनरशिप डीड में मेंशन होनी चाहिए। कोई पार्टनर कह सकता है कि मैं लॉस नहीं लूंगा, सिर्फ प्रॉफिट लूंगा, ऐसा वो कर सकता है, बट वो अग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए और सारे पार्टनर्स अग्री होने चाहिए उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is meant by unlimited liability of a partner? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि अगर फर्म्स के डेट पूरे करने में फर्म्स की एसेट्स कम पड़ गई हैं, फर्म बैंकरप्ट हो गई है, सामान बेच के भी क्रेडिटर्स के पैसे नहीं दे पा रहे हो, लोन के पैसे नहीं दे पा रहे हो, तो पार्टनर्स के घर का सामान नीलाम कर दिया जाएगा, सब बेचा जाएगा, उससे पैसा दिया जाएगा।